इसी तरह से ये इनका पूरा तंत्र जो सरकारी तंत्र है बिहार की, ये दारू और बालू पे टिकी हुई है। सिर्फ वहाँ से उगाही, अवैध उगाही करनी है। एक पार्लर बिजनेस यहाँ जम के चलाया जा रहा है सरकार के पदाधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से। एक मल्लीपुर गांव है जहाँ पे टमाटर की खेती बहुत हुआ करती थी। वर्तमान स्थिति ये है कि लोग अब टमाटर की खेती नहीं करना चाहते। क्या कारण है? देखिए, एक चौतरफा वार है ये। बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, युवाओं पे, बेरोजगारों पे, नौजवानों पे, किसानों पे, व्यापारियों पे, राजनेताओं पे कोई ऐसा वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि बिहार में एक जो नौजवान हैं वो एक धरना करते नज़र आ रहे हैं बीटेड को लेकर के कि भाई 2017 के बाद बिहार सरकार ने आयोजित नहीं किया है बीटेड को, और उनका मांग है कि जो 7वां चरण नियुक्त होने वाले हैं, जो लोग 7वें चरण की नियुक्ति होने वाली है, उससे पहले बीटेड। और जैसा कि आपने इस संबंध में बात किया था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके सवाल? चिनारी बस स्टैंड का क्या हुआ? और चिनारी जो आपका नगर पंचायत हो गया है तो बस स्टैंड नहीं है एकदम। बात करें चिनारी शहर की, जहाँ से होते हुए आदमी गुप्ता धाम के रास्ते जाता है, तो उस बस स्टैंड का क्या हुआ? और अंतिम में आप ये बता दें कि 1.5 साल होने वाला है, मुरारी प्रसाद गौतम ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्य किया? नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप, और मैं हूं कुमार हिमांशु। हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास ज़िले के चिनारी विधानसभा के वर्तमान विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी। आज हम लोग इनसे तमाम बातें करेंगे, चाहे इनके क्षेत्र संबंधी हो और अन्य जो वो बातें जो कि आपके जनता से, आपके लोगों से जुड़ी हुई है, वो सारी बातें होंगी आज के इस एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि जो आपके क्षेत्र में गुप्ता धाम एक बड़ा ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसकी मान्यता ये है कि बताई जा रही है कि प्रत्येक वर्ष से ज़्यादा इस वर्ष श्रद्धालु पूरी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती है, चाहे हम गुफा में ऑक्सीजन की बात कर लें, यात्री शेड की बात कर लें, पेयजल की बात कर लें, इन सारी सुविधाओं से वो क्षेत्र वंचित रहा है। क्या कारण है इसका? ये कारण कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं भी कोई भी पर्यटन स्थल हो या पौराणिक ऐतिहासिक जो भी जगह हो, वहाँ के विकास के लिए बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उनकी एक मंत्रालय अलग से निर्धारित है। और वो मंत्रालय अगर अपना काम करे तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से आप गुप्ता धाम के बारे में जो आपने कहा, या मैं भी जान रहा हूँ कि जो मूलभूत समस्या है वहाँ की, पेयजल, यात्री शेड, ऑक्सीजन की कमी, इन सारी समस्याओं के अतिरिक्त बहुत सारी समस्याएं आज जाने में वहाँ परेशानियाँ हैं। आज वन विभाग के द्वारा, इससे पूर्व वहाँ हम ट्रैक्टर से और अन्य दूसरे वाहनों से और साधनों से भी जा सकते थे, लेकिन इस बार इतने संख्या में श्रद्धालुओं के जाने और आने के बावजूद भी वन विभाग के द्वारा उस क्षेत्र में गाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया है। आज श्रद्धालु ऐसा नहीं है कि सभी युवा हैं, सभी पैदल मार्ग से ही जा सकते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे आते हैं, बुजुर्ग महिलाएं आती हैं, माताएं आती हैं, कई तरह की लोग, विकलांग, दिव्यांगजन भी आते हैं। तो उन लोगों को जाने की भी कोई व्यवस्था, वहाँ से कोई साधन न वन विभाग के द्वारा किया गया है, न पर्यटन विभाग के द्वारा, न ही बिहार सरकार के वहाँ कर्मचारियों। ये आप पर्यटन विभाग की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पर्यटन मंत्री का आगमन हुआ था यहाँ पे रोहतास ज़िले में। उन्होंने भ्रमण भी किया था, तो उनका ध्यान क्यों नहीं उस तरफ जाता है कि मतलब वहाँ भी एक धार्मिक स्थल है, लोगों का एक हुजूम उमड़ता है, तो उनका ध्यान क्यों नहीं जा पाता है? पर्यटन मंत्री जी को मैंने कई बार ध्यान आकृष्ट किया है, सदन के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से मिल करके भी मैंने वहाँ की सारी समस्याओं से मैंने अवगत कराया है। आपको मैं बता दूं कि मेरा जो क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक कई स्थान हैं जहाँ की श्रद्धालु लाखों की संख्या में हर वर्ष आते हैं। गुप्ता धाम हो, रोहतासगढ़ किला हो, आप चौरासन का मंदिर देख लें, हर वर्ष यहाँ मेले लगते हैं, 2 से 4 मेला लगता है, और लाखों लाख की संख्या में सिर्फ यहाँ क्षेत्र के ही नहीं, अन्य जगहों से भी, अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं, अन्य ज़िले के भी लोग यहाँ आते हैं। और मूलभूत समस्याएं जो हैं आज तक अनवरत बनी हुई है।
पेयजल की समस्या आज के डेट में सबसे विकराल स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं गया था, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि वन विभाग ने रोक लगा दी है वाहनों के जाने से। तो लोग, सबसे बड़ा एक घाट हमारे यहाँ पनारी देवी घाट है, आलमपुर के बगल में है। पनारी घाट से लोग पैदल चढ़ के जाते हैं, पहाड़ी चढ़ करके जाते हैं। वहाँ मैं अभी हाल ही में गया था, वहाँ देखा कि 4 चापाकल थी, 4 में 2 चापाकल चल रहे थे, उसमें से गंदे पानी आ रहे थे। 2 चापाकल पूरी तरह से बंद था। विभाग से मैंने बात करके वहाँ यथाशीघ्र चारों चापाकल को चालू करवाया हूँ। कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं। बारिश नहीं होने की वजह से चूहा नहीं चल रहा है। चूहा का जो पानी होता है, जो हम लोग पहाड़ी शब्दों में कह सकते हैं कि झरना का पानी, चूहा का पानी, जिसको हम लोग कहीं कलेक्ट करके उसका इस्तेमाल पीने में और अन्य कार्यों में करते हैं। आज बारिश नहीं होने की वजह से चूहा का पानी भी नहीं आ पा रही है। बारिश नहीं होने की वजह से तो एक लेटर आपने लिखा था मुख्यमंत्री जी को, जिसमें जिक्र किया गया है कि शाहाबाद जो क्षेत्र है इसको सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और एक विशेष पैकेज की मांग भी की गई है उस पत्र में। तो उससे क्या आपको आश्वासन मिला है अभी तक? नहीं, आश्वासन अभी कोई मिला नहीं। मैंने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने उनके कार्यालय को अपना पत्र दे दिया हूँ और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी के पास वो पहुँच गई है होगी। उस पर जो भी कार्रवाई करेंगे वो अलग की बात है। हम लोग अगर पर्यटन की बात कर रहे थे, ये तो किसानों की मामला हो, ये किसान हित की मामला थी। मैंने जो मुख्यमंत्री से, पर्यटन विभाग को भी, मैंने पर्यटन मंत्री जी को भी पत्र लिखा हूँ, उनसे मुलाकात भी हुई है। लेकिन ये जो समस्या मैं बता रहा हूँ पेयजल की और अन्य सुविधाओं की, जो वहाँ गुप्ता धाम जाने का है, पनारी देवी घाट पे मैंने देखा कि काफ़ी समस्याएं हैं। मैंने वहाँ यथाशीघ्र उन लोगों को बोला कि सावन की समाप्ति से, क्योंकि हम लोगों का भी निधि जो आया है हाल ही में आया है, अपने निधि से मैंने वहाँ समरसेबल के लिए भी बात किया और यथाशीघ्र मुझे उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिनों के अंदर मैं वहाँ बोर करा करके वहाँ पेयजल के लिए अच्छी व्यवस्था करा सकता हूँ। किसानों से संबंधित आपने कहा कि मैंने लेटर लिखा था। एक ये लाया गया है नियम कि जीएसटी, अब अनाज पे भी जीएसटी। एक तो क्षेत्र हमारा सूखाग्रस्त होने के कगार पे है, बारिश नहीं हो पा रही है, ऊपर से ये जीएसटी, चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, कितना बड़ा मार है किसानों पे। और एक आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है, सुबह कमाएगा तो शाम को खाएगा, उस पर ये कितना बड़ा ये प्रहार है। देखिए, एक चौतरफा वार है ये। बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, युवाओं पे, बेरोजगारों पे, नौजवानों पे, किसानों पे, व्यापारियों पे, राजनेताओं पे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र में ये, जहाँ इनकी प्रतिद्वंदिता है, उस क्षेत्र को ये लोग बर्बाद नहीं किए हों। आप आज जो अनाज पे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है इन्हें कि ये गरीब मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, तो इनकी कमर कैसे तोड़नी है। उस वोट बैंक को अपने बनाने के लिए कि आज अगर टूटेगा तो कल मेरे साथ जुड़ेगा, इसके लिए इन्होंने अनाज पे जीएसटी लगाई है। जो आदमी डेली नमक रोटी खा करके जीने वाला है, आपने नमक पे जीएसटी लगा दिया, रोटी पे जीएसटी लगा दिए। ये क्या मामला है? ये पूरी तरह से जानते हैं कि ये गरीब हमें वोट नहीं देने वाले हैं, इनकी कमर तोड़नी है। नौजवान वोट नहीं देने वाले हैं, रोज़गार नहीं देना है। ये चौतरफा वार भाजपा की गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। रोज़गार की बात अभी चल रही थी, तो वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि बिहार में एक जो नौजवान हैं वो एक धरना करते नज़र आ रहे हैं बीटेट को लेकर के, कि भाई 2017 के बाद बिहार सरकार ने आयोजित नहीं किया है बीटेट को, और उनका मांग है कि जो 7वां चरण नियुक्त होने वाले हैं, जो लोग 7वें चरण की नियुक्ति होने वाली है, उससे पहले बीटेट। और जैसा कि आपने इस संबंध में बात किया था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने अभी ध्यानाकर्षण में इससे पूर्व भी हमसे कई छात्र मिले थे जो तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, सीटेट की। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप देख रहे होंगे कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में हर जगह होती है, राजस्थान, हर जगह टेट की एग्ज़ाम होती है। एक स्टेट लेवल की होती है, एक सेंट्रल लेवल की। बिहार गवर्नमेंट भी इससे पहले स्टेट की एग्ज़ाम लिया करती थी, लेकिन इस बार जो 7वें चरण की बहाली आने वाली है, बरसों से तैयारी बच्चे कर रहे थे। समय आएगा, टीचर की बहाली आएगी, स्टेट का एग्ज़ाम होगा, हम देंगे और अपीयर करेंगे, उसमें से क्वालिफाइड करेंगे और हम टीचर बनेंगे। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने अचानक रोक लगा दिया स्टेट पे। अब कह रही है बिहार गवर्नमेंट कि हम सीटेट के एग्ज़ाम लेंगे, उसी से कोटा को फुल करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सीटेट होता है, वो भी वैलिड है, उसके अलावा स्टेट होता है। तो आपके यहाँ क्यों बंद किया जा रहा है?
आप यहाँ कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, और शिक्षक ही आप पैदा नहीं कीजिएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिएगा कहाँ से? तो जब जिस तरीके से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अब यही काम रह गया है कि हम बीएड करें, डीएलएड करें, उसके बाद धरना प्रदर्शन पे जाएं और तब हमारा कल्याण हो? ये तो मैं आपको कहा, पहले ही बता रहा था कि ये भाजपा की जब से गवर्नमेंट आई है केंद्र में और अन्य स्टेटों में, बिहार में भी उनकी सहभागिता है, जहाँ भी ये रहे हैं, जहाँ से इनको डर होती है कि जिस क्षेत्र के लोग, युवाओं को से इनको डर है, जिस तरह से ये दिग्भ्रमित किए थे कि करोड़ों करोड़ की वैकेंसियाँ निकालेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, और लाखों में भी वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि धरना प्रदर्शन आज युवा कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, लेकिन सरकार कहती है कि ये देशद्रोही हैं, ये राजद्रोही हैं। अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़े तो देशद्रोही और राजद्रोही कैसे हो सकते हैं? ये सरकार की नीति और नियति साफ नहीं है। इसके वजह से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आप देख रहे थे कि डेली हो रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि सुशासन की सरकार है और जो विकास एक लहर है वो गांव-गांव तक जा रही है। विकास की लहर, आप अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे इनकी विकास की जो लहर है, बालू और दारू, दो ही चीज़ है। इनके सारे पदाधिकारी, आप पुलिस डिपार्टमेंट हो या सामान्य प्रशासन विभाग के पदाधिकारी हो, सबको ये सिर्फ एक ही काम में लगा दिए हैं, कौन दारू पी के आ रहा है, कौन दारू बेच रहा है। शिक्षकों की आप बात कर रहे थे, इससे पहले मैं आपको शिक्षकों के बारे में बता दूं कि शिक्षक का काम है शिक्षा देना, लेकिन बिहार सरकार ने शिक्षकों को भी लगा दिया है कि आप दारू का पता करो कि आपके विद्यालय क्षेत्र के अगल बगल में कहाँ दारू बिकती है। तो शिक्षक वो पढ़ाएगा कि दारू की निगरानी करेगा कहाँ दारू बिक रही है। तो ये पूरी तरह से ये इनका पूरा तंत्र, जो सरकारी तंत्र है बिहार की, ये दारू और बालू पे टिकी हुई है। सिर्फ वहाँ से उगाही, अवैध उगाही करनी है। एक पार्लर बिजनेस यहाँ जम के चलाया जा रहा है सरकार के पदाधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से। अब इस जो वार्ता है इसके आखिरी पड़ाव में है हम लोग। आपके क्षेत्र से कुछ संबंधी बातें कर लें। एक मल्लीपुर गांव है जहां पे टमाटर की खेती बहुत हुआ करती थी। वर्तमान स्थिति ये है कि लोग अब टमाटर की खेती नहीं करना चाहते हैं, क्या कारण है? टमाटर की खेती जो होती थी, मैंने अभी आपको बता दूं कि मैंने सदन में भी उसकी मांग की थी कि हमारा जो मल्लीपुर एरिया है, उगहनी साइड, इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में टमाटर की उपज होती थी और किसानों का जो लागत होता था वो मूल्य भी नहीं मिल पाता था उन्हें। आज तो सरकार कहती है कि 1.5 गुना मुनाफा देंगे, क्या क्या देंगे, बहुत तरह की प्रलोभन दी गई, जिसके आलोक में आज ये गवर्नमेंट बनी हुई है, लेकिन उन किसी मुद्दे पे वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि किसान आज अपनी उपज, जो उनकी प्रमुख उपज थी, आज जब उसकी लागत मूल्य ही नहीं मिल पा रही है, लागत मूल्य से कम में अगर बेचने को मजबूर है, तो खेती उस चीज़ का क्यों करें? उससे अच्छा है कि भूखे मरे। यही स्थिति है कि उगहनी और मल्लीपुर जैसे जगह पे इसकी खेती की जिस मात्रा में होती थी वो आज नहीं की जा रही है। एक सवाल और हमारा रहेगा, जैसे कि अब जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, आपके दल के लोग हों, अलग अलग कुछ दिन पहले भी हमने देखा था और दर्शकों को भी मैंने दिखाया था कि जो आपके दल के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आए। कहा जा रहा है कि ईडी और तमाम इस तरीके की एजेंसियों को लगाया जा रहा है उनके पीछे, क्या कहना चाहेंगे? ये आपको भी पता होगा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे आपके संचार माध्यम के मीडिया बंधु पहुँच जाते हैं। आप भी पहुँचे हुए फ़कीर हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको जानकारी नहीं है कि ये क्यों हो रही है। ईडी, सीबीआई, आरबीआई, ये जितनी स्वतंत्र एजेंसियाँ थी, आज सबको पीएमओ कार्यालय द्वारा चंगुल में लिया गया है। उन सारे जगहों पर वैसे पदाधिकारियों को रखा गया है जो पीएमओ के आदेश पे चलेंगे। आज अगर आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की बात करें कि ईडी की छापा पड़ रही है, आप देखे होंगे चुनाव पूर्व भी इन्होंने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया था सोनिया जी, राहुल जी पे। अगर 2 साल पहले आपको 1.5 साल पहले कुछ नहीं मिला, तो 2 साल के बाद कौन सी सबूत के लिए आप फिर 5-5 दिन रिमांड पे ले रहे हैं, उनको बुला रहे हैं? सोनिया जी की तबीयत का भी कोविड काल से निकले हैं, उनको आप हर 2 दिन 4 दिन पे बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये
पूरी तरह से जो इनका सोच था उस सोच में ये फेलुअर दिख रहे हैं। जनता का रुझान जब देख रहे हैं, आप देखें बिहार की भी बात किया जाए, लालू जी के घर पे कई बार सीबीआई छापा पड़ा, भोला यादव को उठा के ले जाया गया। ये कहीं न कहीं अन्य राजनीतिक दलों को, जो छोटे राजनीतिक दल हैं, उनको डराने का एक षड्यंत्र है कि अगर बड़े मछली को डराएंगे तो छोटी मछली अपने आप कहीं मांद में घुस जाएगी और हमारा मुकाबला नहीं करेगी। तो मुकाबला तो जनता को करना है। जनता आज कांग्रेस के साथ है। आप ईडी और सीबीआई का डर दिखला करके जनता को थोड़े हटा दीजिएगा। और हम आपसे डरने वाले नहीं, कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं। आपके विपक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि कांग्रेस का समय समाप्त होने वाला है। नहीं, विपक्ष कह रहा है ना, जनता नहीं कह रही है ना। जनता मेरे साथ, आज जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ जा रही है। इसलिए ये ईडी और सीबीआई का डर हमारे राजनेताओं पे दिखला करके सोनिया जी और राहुल जी को डरा रहे हैं कि आप जनता के बीच मत जाओ, जन समस्या को लेकर के आप मत उतरो, रोड सड़क पे मत उतरो, सदन में मत आओ। आपने देखा होगा कि सदन में हमारे कई सांसदों को इन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो क्या अगली लोकसभा में क्या दृश्य बनता हुआ नज़र आ रहा है? क्या लोग क्या समझें कि कांग्रेस आ रही है? निश्चित तौर पे कांग्रेस आएगी, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा लेकर के ये सत्ता में आए थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काला धन, इन सारे मुद्दों पे आप पूछे उनसे। मन की बात तो उनकी आप लोगों ने बहुत सुनी है। जन की बात उनके पास अभी तक पहुंच ही नहीं पाती। तक पहुंचाने का कार्य अगर आपके द्वारा किया जाएगा तो निश्चित तौर पे हो सकता है उनकी सोच बदले और जिस तरीके से यहाँ की आम जनता को प्रताड़ित और राजनेताओं को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, जीएसटी की मार जिस तरह से किसान, बेरोजगार, नौजवान, मजदूर झेल रहे हैं, कहीं न कहीं ये आने वाले समय में ये सारे लोगों ने देखा है। कांग्रेस की 70 साल की अगर कोई बात करता है, 70 सालों में इस तरह की कभी ये स्थिति नहीं पैदा हुई है। इस तरह के आंदोलन हुआ और आंदोलन को दबाने के लिए उनको देशद्रोही और राजद्रोही घोषित किया जाए। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, चिनारी बस स्टैंड का क्या हुआ? और चिनारी जो आपका नगर पंचायत हो गया है तो बस स्टैंड नहीं है। एकदम बात करें चिनारी शहर की, जहाँ से होते हुए आदमी गुप्ता धाम के रास्ते जाता है, तो उस बस स्टैंड का क्या हुआ? और अंतिम में आप ये बता दें कि 1.5 साल होने वाला है, मुरारी प्रसाद गौतम ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्य किया? क्षेत्र विकास के लिए मैंने 1.5 सालों में अभी तक सदन से लेकर सड़क तक हर बार अपनी क्षेत्र की समस्याओं से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया हूं। और जनता की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, माननीय मंत्रियों से मिलकर, मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमेशा अवगत कराया हूं। अभी तक 1.5 सालों में, अब साल भर का समय काल कोविड काल का था, मैं भी मानता हूं कोविड काल में कुछ नहीं हुआ। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमने जो भी जन समस्याएं थी, जिसको मैंने मंत्रियों के पास, मंत्रियों से, माननीय मंत्रियों से मिल करके मैं जो अवगत कराया हूं, या मुख्यमंत्री जी को जिन मुद्दों पे मैंने अवगत कराया है, निश्चित तौर पे उस पर काम होगी। और हमारे क्षेत्र का विकास, अगर दोहरी रवैया न हो तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। बस स्टैंड कब बन रहा है? बस स्टैंड के बारे में मैं आपको बताया हूँ, पूर्व में भी आप मीडिया बंधुओं को मैंने बताया कि मैंने सदन में कई बार इस पर चर्चा किया है। और सीओ के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा जो जवाब आई है कि हमने सीओ से ज़मीन मांगी है। मैंने भी कई बार सीओ से टेलीफोनिक वार्ता हमारी हुई है, व्यक्तिगत रूप से भी मैं मिला हूँ और कई बार मैं इस चीज़ की चर्चा किया हूँ कि भाई ज़मीन निर्धारित तो कीजिए, बस स्टैंड बनेगा कहाँ? अभी तक उसका ज़मीन का निर्धारण ही नहीं हुआ सीओ के द्वारा कि ज़मीन कहाँ बस स्टैंड बनेगी। क्या आपके चिनारी क्षेत्र में ज़मीन की कमी है या फिर करने की इच्छा की कमी है? करने की इच्छा की कमी है। आज के जो पदाधिकारी कर्मचारी, मैंने आपको बताया कि बिहार सरकार की जितने पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, सिर्फ बालू और दारू के अवैध उगाही में लगे हुए हैं। इनको कोई जन समस्या से, कोई जन सरोकार से कोई मतलब नहीं। अगर होती तो निश्चित तौर पे आज के डेट में कम से कम बस स्टैंड के लिए ज़मीन निर्धारित हो चुकी होती, काम आने वाले समय में उसमें लग सकता था। लेकिन अभी तक ज़मीन का ही निर्धारण सीओ के द्वारा नहीं किया गया। क्यों ऐसे पदाधिकारियों को बैठाया गया जो कि ज़मीन का निर्धारण करने में इतने लंबे समय लगाते हैं?
तो यही उम्मीद रहेगी कि जो चिनारी विधानसभा से संबंधित जो भी लोग अभी आपको सुन रहे हैं, उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले समय में बहुत जल्द उनको इन तमाम जो समस्याएं हैं या फिर मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे चिनारी विधानसभा विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी को, जिन्होंने तमाम बातें की, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, विकास की बात करें या अलग अलग नीतियों की बात करें। तो ऐसे ही खबर को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।